हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर पीछे जैसा लिखा हुआ है इस ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में उसकी बारीकियों को समझेंगे और बाकी जो हमने जो पीछे का फिजिक्स पढ़ रखा है, मीन्स अब तक जो मैकेनिक्स में पढ़ रखा है उसका क्या इधर है, या वो जो फोर्स लगते थे तो उसका ग्रेविटेशन कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन आते ही हमारे दिमाग में एक ग्रेविटी जैसा कोई चीज़ आता है कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको अर्थ उसको अपनी तरफ खींचता है। ये सब बातें हम जानते हैं और न्यूटन्स का भी फिर उसके बाद का कहानी हमें समझ में आता है या समझते हैं, या वो ऐसा सोचते हैं कि न्यूटन्स ने ऐसा एप्पल गिरते हुए देखा और फिर उसके बाद ग्रेविटी का खोज हुआ। ऐसा नहीं है, ग्रेविटी तो पहले भी था और अब भी है। हाँ, उसने न्यूटन ने उसको डॉक्यूमेंट में डाल दिया और उसके पहले भी हम लोग के यहाँ जो इंडियन फिजिक्स जैसे थे आर्यभट्टा, उनसे कई हजार साल पहले, कई हजार साल पहले, वो कई हजार तो नहीं, कम से कम 1500 साल पहले तो उन्होंने बता ही दिया था। उसको ये अलग बात है कि डॉक्यूमेंट के फॉर्म में और उसको रिकग्नाइज करवाने का एक खेल अपना उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, तो अंदर का मूल बात समझते हैं कि फिजिक्स में क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ को अगर हम यहाँ पर छोड़ते हैं अर्थ के नियर टू अर्थ सरफेस, तो ग्रेविटी के चलते वो अर्थ के पास आता है। ये सब बातें हमने खूब डिस्कस कर रखा है, लेकिन हम उसको अब ये जानना चाहते हैं कि क्यों जाता है। तो सिंपल सा एग्जांपल है कि अर्थ उसको खींचता है, तो क्या अर्थ ही खींचता है कि और भी प्लेनेट खींचते हैं? तो फिर बाद में आपको पता चलेगा कि किसी भी प्लेनेट पे अगर जाएंगे तो अपना सबका ऐसा नेचर होता है कि अट्रैक्शन करना। तो लॉ ऑफ यूनिवर्स ग्रेविटेशन, इसी को हम कहते हैं कि मतलब कि ग्रेविटेशनल लॉ, कि किसी भी कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स में अगर दो ऑब्जेक्ट है तो एक दूसरे पर वो फोर्स लगाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टेबल है और आप हैं, तो टेबल आप पर फोर्स लगा रहा होगा, आप टेबल पे लगा रहे होंगे, या हम यहाँ अर्थ पर हैं, जुपिटर को खींच रहे होंगे, या अर्थ हमारा जुपिटर को खींच रहा होगा, जुपिटर अर्थ को खींच रहा होगा। वो अलग बात है कि इसका मास हमें मतलब वो देखने को क्यों नहीं मिलता है उसमें कोई ऐसा मोमेंट। तो उसके लिए है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, जो अट्रैक्शन जो है वो कम होगा। तो एक तो ये बात हुआ कि डायरेक्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट है दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा तो किस वे में करेगा, तो ऐसे करेगा, एक चीज़। तो बाकी उसका मैग्नीट्यूड निकालना आप समझेंगे। दूसरा कि अगर ग्रेविटी से निगेट करने के लिए ऑब्जेक्ट फिर बाकी क्या करते हैं, या मान लीजिए कि अर्थ जैसे यहाँ पर है और सन है, तो सन के राउंड अर्थ तो घूमते रहता है, तो क्या सन अर्थ को नहीं खींच रहा होगा या अर्थ सन को नहीं खींच रहा होगा? बिल्कुल खींच रहा होगा। तो उसी से बचने के लिए जो प्लैनेट्स हैं वो राउंड 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 चक्कर लगाने लगते हैं। तो राउंड राउंड चक्कर लगाने से उससे क्या होगा कि जो ग्रेविटी से अगर उसको ग्रेविटी जो उनके बीच का होगा या पुल कर रहा होगा, या अर्थ जैसे सन का मास बहुत ज़्यादा है अर्थ के मुकाबले, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो जिसका मास ज़्यादा होता है वो उधर की तरफ अट्रैक्ट वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे अर्थ है और कोई एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, अगर उसको आप छोड़ेंगे तो ये ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि अर्थ मतलब कि अर्थ को वो ऑब्जेक्ट खींच रहा होगा। टेक्निकली तो करेक्ट है, फिजिक्स की भाषा में क्या होता है कि वो भी ऑब्जेक्ट उतना ही खींच रहा होगा जैसे अर्थ कर रहा होगा, लेकिन अर्थ का मास ज़्यादा है तो अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे मान लीजिए कि आप अगर किसी बाउंड्री वॉल से अगर आप जंप लगाते हैं या किसी बिल्डिंग से जंप लगाते हैं तो अर्थ की तरफ जाते हैं, जंप लगाते हैं कि नहीं, कि मतलब हम कूदते हैं। बेसिकली वो क्या होता है कि अपने आप को हम फ्री छोड़ देते हैं और अर्थ हमें खींच लेता है। तो बदले में अर्थ को भी तो आप भी खींचते होंगे, ऐसा लॉज ऑफ मोशन से या मतलब कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो यही बोलता है, हर ऑब्जेक्ट दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा। सिंस अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है उस ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, तो वो उसकी तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा तो वो भी कर रहा होगा। ऐसे ही सन हमें खींच रहा होगा अर्थ को, या हम अर्थ मून को अपनी तरफ खींच रहे होंगे। तो उससे बचने के लिए गोल चक्कर लगाते हैं। तो उससे अब गोल चक्कर लगाने से क्या होगा, जैसा आप पढ़ रखे हैं कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अगर कॉन्सेप्ट से देखें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है और ग्रेविटी अंदर की तरफ खींच रहा होगा। तो उसको बैलेंस बनाने के लिए इस तरह का किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो लोग चक्कर काटते हैं। वही काम हमारा अर्थ के केस में मून के लिए है। अब मान लीजिए आप ऐसे भी समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ को आपने फेंका, पत्थर को या किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, तो इतना तो वेलोसिटी होता नहीं है, बेचारा 1 मीटर 2 मीटर या 100 मीटर गया और आ गया।
फिर उसके बाद नंबर आता है मिसाइल का, मिसाइल को हम दागते हैं तो जाता है कहीं पर, गिर जाता है। फिर उसके बाद हमारा जो रॉकेट है, चंद्रयान टाइप का कुछ इस तरह का, तो देखते हैं कि वो जाता है तो फिर वो क्यों नहीं आता है। तो स्पीड, उसमें क्या था कि जो ग्रेविटी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो उसका था, उसको अगर निगेट कर दे, मतलब कि उनके बीच में जो पुल ऑफ अट्रैक्शन था उसके चलते जो एनर्जी डेवलप होता था, तो उसको अगर काइनेटिक एनर्जी ओवरकम कर जाए तो वहाँ से निकल जाए और जैसा हम चाहें जिस ऑर्बिट में जितना वेलोसिटी देकर उस ऑर्बिट में उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये है एक तरह से आपको ब्रीफ किया कि मतलब आपको ग्रेविटी के बारे में इंट्रोड्यूस कराया कि ग्रेविटी कैसे हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और ग्रेविटी से हम लोग बचने के लिए क्या कर सकते हैं। तो एक ही रास्ता है कि गोल गोल वहाँ पर रिवॉल्व, उसके अंदर आप रिवॉल्यूशन अगर कर दे किसी के अराउंड तो उसका फोर्स का हम निगेट कर सकते हैं। तो जो कि हमारा सोलर सिस्टम बहुत अच्छे से इसको फॉलो करता है, या हम अपने इसमें देखें तो अर्थ मून के अराउंड ऐसा घूमते रहता है। तो यहाँ पर बार बार जो दो बातें निकल कर आ रहा है कि दो ऑब्जेक्ट और अगर एक दूसरे पर मतलब कहीं भी अगर यूनिवर्स में है तो फोर्स वो लगाएंगे। अब उसका हम जानना चाहते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो ग्रेविटी है वो किसके लिए है, बहुत हैवियर मास के लिए। इसमें प्लेनेट ऑफ द मास मतलब अर्थ का मास 10⁻24 ऑर्डर का है, वो इन्वॉल्व है। अगर मास बहुत कम हो, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर 1 किलो 2 किलो या 100 kg इस तरह का अगर बात करें तो उसके लिए भी होल्ड कर जाएगा। लेकिन अब सोचिए कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक टाइप के जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जिनका मास 1.6 × 10⁻27 kg इन केस ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg, तो क्या ये लोग क्वालिफाई हैं क्या इसके लिए, इस ग्रेविटी के रूल को फॉलो करने के लिए? नहीं, इनका मास इतना छोटा है कि वहाँ पर जो न्यूटन्स का क्लासिकल फिजिक्स है वहाँ काम नहीं करता है। तो इसीलिए उसको मॉडर्न या आप क्वांटम फिजिक्स के पास जाते हैं तब उसका आंसर मिलता है। अब वहाँ पर केमिस्ट्री वगैरह में क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा होगा ना, तो क्वांटम नंबर इसीलिए होता है, या जो क्वांटम फिजिक्स इसीलिए है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उस पर न्यूटन्स का जो फिजिक्स है वो काम नहीं करता है। उसके लिए हम अलग से बताना पड़ता है, या उसके फोर्स को समझने के लिए कुछ और करते हैं। तो जब वो सब बातें समझेंगे तब समझेंगे। कुल मिलाकर आपके लिए क्या है कि सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए होल्ड नहीं करता है क्योंकि मास इतने छोटे हैं। ग्रेविटी या जो न्यूटन्स लॉ ऑफ जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशन का जो लॉ है वो किस पर दिया गया है, उसके हैवियर मास के लिए दिया गया है। तो ये बात समझ में आया बच्चों। अब आइए, अब ग्रेविटी में हम ये समझते हैं, या ग्रेविटेशन के अंदर ये समझते हैं कि अगर यूनिवर्स में दो मास अगर पड़े हुए हैं से m1 m2 और उनके बीच का डिस्टेंस d है तो उससे फोर्स कितना लगेगा। अभी जैसे अभी बोला ना कि यूनिवर्स में या कहीं भी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपने एग्जांपल दिया टेबल और ह्यूमन बीइंग आपस में एक दूसरे को खींच रहे होंगे तो उनका कितना एक होगा, और एक सन और अर्थ के बीच में एक टसल चल रहा है, वो एक दूसरे को खींच रहे हैं, या सन ही ज़्यादा भारी पड़ता है वो खींचता है, तभी तो अर्थ उससे बचने के लिए रिवॉल्व करता है अराउंड द सन कि बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगे और हम आसानी से यहाँ रह सके। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि दो मास है m1 और m2 ऐसा, और उसके बीच में d डिस्टेंस है, एक तो ऐसा हो गया। अच्छा, अभी जो बार बार मैं यूज़ कर रहा हूँ कि फोर्स जो लग रहा होगा तो हमेशा ग्रेविटी में अट्रैक्शन ही लगता है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स ही लगते हैं। यहाँ पर जो सब एटॉमिक पार्टिकल के जैसे मैंने बोला कोलम्बियन फोर्स या पॉजिटिव निगेटिव है, उस जैसा नहीं होता है। ठीक है, मतलब रिपल्सन फोर्स यहाँ नहीं लगता है, केवल और केवल अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। जैसे दो मास है m1 और m2 और उनके बीच का डिस्टेंस है d, तो इसमें अगर आपको बताना हो कि F इक्वल टू कितना होगा, तो F का जो मैग्नीट्यूड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मास। ये देखने को मिलता है, जितना ज़्यादा मास होगा उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। जितना पास होंगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, जितना दूर होंगे उतना नहीं लगेगा। अभी जैसे मान लीजिए कि मून हमारे पास है, तभी तो आप वो घूमते रहता है, और आप देखते हैं कि हाई टाइड लो टाइड उसी के चलते हमारे यहाँ ओशियन में होता है, क्योंकि वो खींचता है। तो सबसे वनरेबल पार्ट क्या है अर्थ के सरफेस पे, इज वाटर। तो वाटर जाता है उससे मिलने के लिए, तभी हाई टाइड आता है। तो उसमें क्या माना जाता है कि मून जो है बहुत क्लोज है अर्थ के, इस तरह का। और यहाँ पर जब मून है इस तरह का, तो एलिप्टिकल पाथ में ऐसे फॉलो करता है। तो जब कभी पास में होगा या
तो उसको दूरी बना दिया है, पहले पाथ बना देता हूँ इस तरह का। तो मान लीजिए मून यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर है, तो सबसे दूर होगा या सबसे पास होगा। तो जब सबसे पास होता है तो हाई टाइड तभी होता है कि अर्थ मून अपनी तरफ खींचता है और ये बदले में भी खींचता है। तो ये तो मून तो बचने के लिए क्या लगाने लगता है, चक्कर लगाने लगता है अर्थ के लिए। तो वो खींचना चाहता है तो उसके जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स होंगे वो तो पहले जाएंगे ना टूट कर। तो इसीलिए जो वाटर है, बॉडी है या ओशियन वगैरह है, तो वो जाते हैं, तो हाई टाइड तभी आता है। तो एक तो ये बात हुआ। तो यहाँ पर ये देखने को मिला कि जितना डिस्टेंस क्लोज होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी उतना ज़्यादा लगेगा। तो यानी कि जितना दूर होगा उतना कम लगेगा। अभी जैसे मून के बारे में ऐसा कह सकते हैं। अब जुपिटर को देखिए जाकर, वो कितना दूर है, तो उसके चलते हमारे यहाँ क्या इफेक्ट पड़ता है और हमारे यहाँ उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वेरी निग्लेजिबल, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, वो कम हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। ऐसा। अब इन दोनों बातों को मिक्स किया जाए तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, F = G m1 m2/d²। हाँ, इसी के खोज में थे। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G। तो और इसका वैल्यू बहुत लोग को पता होगा, बचपन में सीख लिए होंगे, 6.67 × 10⁻⁻11 kg। अगर यूनिट अगर इसका देखा जाए तो न्यूटन m²/kg²। ऐसा। तो ये मिलेगा। तो हम इसके हेल्प से हम बता सकते हैं कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा होगा और कितने फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन लिखा, इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी आपको बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है और उनके बीच का डिस्टेंस अगर आर है, तो और दोनों का मास कुछ mm ले लीजिए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि F = G m/m/r²। तो ये वाला B को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो यहाँ पर FA ड्यू टू द B, और B वाला इससे अट्रैक्ट हो रहा होगा, FB/A ड्यू टू A। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि G mm/r²। तो इतना फोर्स लग रहा होगा दोनों के बीच में, तो G m²/r²। ऐसा कह सकते हैं क्या? ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें निकल कर आया बच्चों, और इसी का देखिए हम आगे और कैसे यूज़ करते हैं, या हम इसका जैसे अभी ये चीज़ अभी क्या मान रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए कैसे फोर्स लगेगा उसको भी डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल एक देख लीजिए ऐसा कि बस समझने के लिए कि 2 kg का एक ऑब्जेक्ट है और एक 3 kg का ऑब्जेक्ट है और इनके बीच का मास है 2 मीटर। तो बताइए एक दूसरे पे कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे। तो एक ये ले जाइए घर आंसर। तो F = कितना हो जाएगा, G 2 kg × 3 kg/2²। तो यहाँ से आप देखेंगे 6/4 मीन्स 3/2 × 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन। तो इसमें बच्चों एक आपको बस ये सिखा रहा था कैलकुलेशन करना कि 6.67 को अगर जल्दीबाजी में, ऐसे तो आप ऐसे पूरा कैलकुलेट करिए, लेकिन 6.67 को 20/3 भी लिख सकते हैं। जैसे ही 20/3 लिखेंगे, 3/2 × 20/3 × 10⁻⁻11, तो 3 से 3 गया और यहाँ से 10 आ गया। तो इसका वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 10⁻⁻10 न्यूटन है। तो अब देखिए 10⁻⁻10 कितना निग्लेजिबल है। तो यहाँ देखने को मिलता है क्या, नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर यही मास अगर यहाँ पर अर्थ का ले लेते हैं तो आप देखेंगे अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों ऐसा होता है, mg लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ड्यू टू द अर्थ के मास के चलते। तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको समझने को मिलेगा। ठीक है।
अभी जैसे एक देखिए दूसरा क्वेश्चन, अगर यहाँ पर इसी पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे इस तरह का एक बना लेते हैं। जैसे मास इसका m है, एक मास इसका m है, और यहाँ पर इसके ठीक यहाँ पर एक मास m है। 3 मास ऐसे है और इनके बीच का डिस्टेंस आप चाहें तो r ऐसा ले लीजिए, और ठीक इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक मास और है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जैसा आपको फिगर में दिख ही रहा है। तो हमसे ये पूछा गया है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट ए पर है, इसका नामकरण भी कर लेते हैं कि ए बी सी है और यहाँ पर डी है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि फाइंड नेट फोर्स ऑन द मास m ड्यू टू द दिस सिस्टम या रेस्ट ऑफ द 3 मासेस, तो ये तीनों मासेस जो होंगे क्या कर रहे होंगे, ऐसा लिख देता हूँ। आप लोग भी चाहें तो लिख सकते हैं कि फाइंड एफ नेट एट पॉइंट m ड्यू टू रेस्ट ऑफ मासेस। इस तरह का। तो देखिए अभी ये जो तीनों मास है बी सी डी पर, वो क्या कर रहे होंगे, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे, है ना। और वो कैसे कर रहे होंगे, तो ये देखिए यहीं पे एरो दिखा लीजिए ऐसा, और ये वाला इधर है, ये अपने आप इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, और ये वाला इसको ऐसे कर रहा होगा। एरो छोटा बड़ा बनाने का मतलब अभी तो एक जैसा है, और मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे कि क्या होगा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाइसेक्टर पर था, और ये डिस्टेंस भी आपको इसमें मेंशन रहेगा कि आर ही है। तब बताइए तो कितना होगा। तो देखिए अभी क्या करते हैं कि ये वाला F1 लग रहा होगा कुछ ऐसा, अगर इसको अगर क्लब करें तो कुछ इस तरह का मिलेगा, मतलब इसी को और आगे एक्सटेंशन करके देखें, ऐसा। तो और इसमें तो हमारा मिल ही रहा है। तो इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि यहाँ से F1 लग रहा होगा, इसमें F2 लग रहा होगा, और यहाँ से F3 लग रहा होगा। तो F नेट का वैल्यू क्या होगा, अगर वेक्टरली लिखे सबको, F1 प्लस F2 वेक्टर सम ही तो क्या होता है, सुपर इम्पोज हो जाएगा सबका। अगर रिजल्टेंट अगर वेक्टर सम लेंगे तो उसका सारे का लोग का रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो F1 का वैल्यू अगर देखा जाए यहाँ से तो कितना होगा, G m स्क्वायर, और ये R है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/√2। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है। अच्छा एक चीज़ और हो जाएगा कि R ये भी है, तो ये एंगल कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री हुआ तो 45 डिग्री, तो हमें रिजॉल्व करने में और आसानी होगा। सो G m स्क्वायर अपॉन R/√2 का स्क्वायर, ऐसा। और जितना F1 होगा उतना ही F3 होगा। क्यों बच्चों, ये समझ में आया, क्योंकि m से वहाँ पर भी m लग रहा है, और ये डिस्टेंस R है तो यहाँ से R/√2, और ये भी 45 डिग्री हो जाएंगे, ऐसा। अब उसके बाद इसको F2 जो नाम दिया था, ऐसा लग रहा था, तो F2 वैल्यू निकालेंगे तो वो होगा Gm स्क्वायर बाई R स्क्वायर, ऐसा, अलोंग द पॉइंट C। तो ये 3 फोर्स ऐसे लग रहे होंगे, F1, F2 और F3। तो आप उसमें देखेंगे कि जो इसका अगर F1 और F3 को रिजॉल्व करेंगे तो उसका जो कॉस्ट मतलब अलोंग द लाइन AC है, मतलब कि यहाँ पर ऐसा अगर आपको मैं कह रहा हूँ कि अगर इसमें अगर आप ब्रेक करेंगे तो F1 और F3 का जो कंपोनेंट होगा इसके अलोंग, F1 साइन 45 डिग्री और यहाँ से F3 साइन, और यहाँ पर F1 साइन 45 डिग्री, ये दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है, और उसका साइन 45 दोनों जगह है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका जो F नेट अगर देखेंगे तो F2 के तो अलोंग में तो आ ही रहा है, साथ ही साथ जो F1 का कंपोनेंट है अलोंग द AC और F3 का जो कंपोनेंट है अलोंग द AC, वो दोनों जुड़ जाएंगे और उसका दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज मतलब वो सेम ही रहेगा। F1 सेम है, F3 सेम है, तो F1 cos 45 एंड F3 cos 45 होगा।
तो एफ नेट की जगह पर जब हम लिखेंगे यहाँ पे F1 cos 45 प्लस F2 एंड F3 cos 45, तो सिंस ये दोनों आपस में इक्वल है F1 और F3, तो कितना हो जाएगा ये 2F1 cos 45 प्लस F2, तो 2F1 के जगह पे G M स्क्वायर ओवर R बाई रूट 2 का स्क्वायर इंटू cos 45 1 बाई रूट 2, F2 का वैल्यू जी एम स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। इसको सबको आप रिजॉल्व करेंगे तो जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर तो पूरा पूरा आपको दिख ही रहा होगा, कॉमन है, और वहाँ से ये रूट 2 का स्क्वायर 2 को कैंसिल कर देगा, तो आपको मिलेगा क्या जी एम स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से रूट 2 का स्क्वायर 2 और ये 2 जो कि कैंसिल हो रहा होगा, और यहाँ पर क्या बचा आपका 1 बाई रूट 2 टाइम्स 1 प्लस 1, तो ये बच्चों आपका निकल कर आया। तो ये बात समझ में आया आपको? ग्रेविटी का एक हमने आपको छोटा सा क्वेश्चन ऐसा दिया समझने के लिए, तो इसको चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए अब दूसरे तरह का क्वेश्चन देख, मतलब एक चलिए एक और बता ही देता हूँ इस पे, पॉइंट मास पे। मान लीजिए कि 4 मासेस हैं और स्क्वायर है, ये ए का है, और इसके कॉर्नर पर, इच कॉर्नर पे इसमें मास m को बैठाया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन इसमें है कि फाइंड द मास ऑफ द नेट फोर्स ऑन द m वन ऑफ द कॉर्नर, या मतलब कि इसका नेमिंग कर ही दूं, ये अगर बोल दूं इसको ए बी सी डी, सो द फाइंड नेट फोर्स ऑन द m एट ए पॉइंट। बाकियों के चलते क्या होगा, तो इसको ट्राई कर सकते हैं, आप चाहें तो पॉज कर लीजिए और पॉज करके इसको आप ट्राई इसमें एक देखिए करके। ठीक है, अगर जो ट्राई किए होंगे पॉज करके, तो आप उसको देखिए कि यहाँ पर मास m है और यहाँ पर मास m चारों जगह पर है, तो ये वाला क्या हो रहा होगा, इससे अट्रैक्ट हो रहा होगा इधर। d वाला क्या हो रहा होगा, इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा m को, तो इसके चलते इधर। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड वाइज देखिए दोनों का डिस्टेंस सेम है, यहाँ पर f है, आप चाहो तो बाद में F1 F2 F3 भी कर सकते हैं, बाद में उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिएगा। चलिए F1 कह देते हैं और F2 कह देते हैं, और तीसरा फोर्स ऐसे लग रहा होगा इन F3, तो राइट इसके ठीक परपेंडिकुलर होगा। तो इसमें जब आप F1 का वैल्यू लिखेंगे और यहाँ से F2 का वैल्यू लिखेंगे तो दोनों इक्वल ही होगा, और उसका वैल्यू कितना होगा जी एम स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, है ना। F1 और F2 का यही होगा जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इसके बाद F3 के लिए अगर देखें, जी एम स्क्वायर ए रूट 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा जी एम स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। तो इन लोगों को क्या करिए कि इसको लेट कर लीजिए f, तो उसको रिजॉल्व करने में आसानी होगा। जैसे F1 F2 का वैल्यू जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को f कर लिया, तो इसका उस हिसाब से कितना हो जाएगा f बाई 2, क्योंकि सब कुछ वैसा ही है। तो F1 और F2 क्या है 90 डिग्री पर लग रहे हैं, तो इसके चलते उनका जो f नेट आएगा, यहाँ से हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F3 उसी के अलॉन्ग हो जाएगा। F1 F2 90 डिग्री पर है, और जो उसका रिजल्टेंट आएगा वो F3 के अलॉन्ग हो जाएगा। तो F1 और F2 का वैल्यू f के इक्वल ही माना है, मतलब ले लिया है, तो f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस f बाई 2 ऐसा मिलेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर बिकम f रूट 2 अपॉन f बाई रूट 2। इसको आगे यहाँ पर कर लेते हैं, f नेट इक्वल टू
f√2 अपॉन f/2 था ना, √2 कहाँ से आ गया, f/2 था क्योंकि वो f3 का वैल्यू था f/2। ठीक है, बाद में इसका हमारा और f का वैल्यू क्या माना हुआ है, gm²/a²। तो आप इसमें क्या होगा कि कैलकुलेशन से बच जाएंगे, इसके पीछे का बताने का यही मकसद होता है। f कॉमन लेंगे तो 2√2 + 1/2 ऐसा। तो और f का वैल्यू कितना है, gm²/a², 2√2 + 1/2 ऐसा आप कह सकते हैं f नेट का वैल्यू। तो ये बात समझ में आया तो इसको आप लोग यहाँ से इसको लिख सकते हैं आराम से। तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है, धीरे 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 करके आपको सारा जो कॉन्सेप्ट होगा इसका, जिनको कम समझ में आ रहा है तो करते जाए। इसमें आपको या जो पूरा जिनको समझ में आ रहा है, जिनको नहीं कम आ रहा है तो उसमें चिंता ना करें, आपको बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा और आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये करिए ज़रा इसको। ठीक है, इसमें देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, अब आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि जैसे एक पॉइंट मास m है, ठीक, और एक रॉड है, उसका मास m है और लेंथ उसका l है, ऐसा। तो ये भी तो आपस में एक दूसरे को लगाएंगे। फोर्स लगाने के लिए ग्रेविटी में क्या रहना चाहिए, केवल मास रहना चाहिए, बाकी काम तो अपना ग्रेविटी या लॉ ऑफ ग्रेविटी का मतलब, देखो ग्रेविटेशन क्या होता है इन जनरल होगा, मतलब पूरे यूनिवर्स में एक दूसरे को जो फोर्स लगा रहे होंगे उसके चलते होगा। लेकिन ग्रेविटी इज द बाउंड टू बी, मतलब तो उसको मान ही लिया गया है कि अर्थ के लिए लगाता है। तो ग्रेविटेशन के चलते तो कुछ तो फोर्स लग रहा होगा। ग्रेविटी का ना केवल अर्थ कितना लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे तब के लिए, ग्रेविटेशन तो लगेगा। तो इसका मास m है और उसका मास कैपिटल M है। एक पॉइंट मास है और दूसरा रॉड है, तो एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएगा, यहाँ भी तो फोर्स लगना चाहिए। अब दिक्कत है कि हाउ टू अप्लाई द योर कॉन्सेप्ट F = G जो m1 m2/r², ऐसा था। अच्छा, इसमें कहे कि सर डिस्टेंस नहीं दिया है, ठीक है, ये डिस्टेंस ले लीजिए r। तो आप ऐसा तो नहीं कहने जा रहे हैं कि F = G(m)(m)/r²। तो ये अभी इसके केस के लिए ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट मास था, इसका सेंटर ऑफ मास देखेंगे कहीं यहाँ पर होगा और इसका तो कहीं और होगा, या मतलब बिल्कुल सेंटर में ही होगा। तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि F+L/2 कर दो। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे कि जो ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाया हूँ m1 m2 पॉइंट मास के लिए मानकर किया है, तो वही काम करेंगे कि यहाँ से क्या कर लेते हैं कि एक पॉइंट मास ढूंढते हैं। तो पॉइंट मास कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ dx एलिमेंट पे मान लीजिए कि यहाँ से कि ये डिस्टेंस x है x है और छोटा सा पार्ट उसका वहाँ से dx होगा। तो dx पार्ट का मास dm होगा। तो लेट कर लेते हैं कि लेट dx पार्ट भी मास dm। तो dm = कितना हो जाएगा बच्चों, मास पर यूनिट लेंथ m/l। यही बताया था आपको कर निकालने का तरीका जो उसका होता है, और मल्टीप्लाई विद दिस डिस्टेंस dx। तो अब हो गया ना पॉइंट मास dm। तो इसको तो हटा लेते हैं क्योंकि स्पेस भी एक चाहिए होता है। तो जब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें तो उसके चलते dm मास है तो उसके चलते df फोर्स मिल रहा होगा। तो df फोर्स के लिए हम g मास उसका m इंटू dm/x²। इसमें कहने में तो कोई बुराई नहीं है, ये आसानी से आपको दिख रहा होगा कि इसका मास m है, इसका मास dx का dm है। तो कह सकते हैं ना कि कितना कर रहा होगा, एक पॉइंट मास उस पर जो उसका एक एलिमेंट मास उस पर अगर हम उसको जो लेट किए हैं वो इतना होगा। तो g इंटू m इंटू dm/x²। ठीक है, तो g m के जगह पर m और dm के जगह पर क्या लिख सकते हैं, m/l। ठीक, m/l और यहाँ से x² dx ये मिला। तो बाकी g m इंटू m l तो इनको साइड में ले लें और यहाँ से dx/x² के लिए अगर देखें उसका इंटीग्रेशन करें तो हमारा मिल जाएगा
और x का वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू कहाँ से है r और मैक्सिमम वैल्यू l प्लस आर। मतलब इस पॉइंट को अगर देखें तो x क्या होगा, l प्लस आर होगा और यहाँ तक r है, तो उस पर आपको कंडीशन लगाना है। तो इसमें जी एम एम बाई एल को तो इधर बाहर रख लीजिए और इंटीग्रेशन करेंगे तब तक, ये डी एफ भी इंटीग्रेशन का ही पार्ट है, मतलब वहाँ पर जीरो और वो लगा होगा। तो लिमिट लगा लेते हैं बच्चों यहाँ पे इज दैट थिंग इज आर प्लस एल और यहाँ पर खाली आर। तो डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होगा, -1/x। वो कैसे, तो जिनको इंटीग्रेशन में हाथ तंग है अभी तो देख सकते हैं, नहीं तो बहुत मामूली सा बात है कि इसके पावर में x² को जब पावर में लेके गए तो x⁻⁻² हुआ, तो पावर में एक जोड़ा और एक उससे डिवाइड कर दिया तो x⁻⁻1/-1, तो -1/x आपको मिल गया। तो dx/x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कुछ ऐसा जी एम इंटू एम बाई एल, और इसको करेंगे तो -1/x और r l प्लस आर, तो उसमें जी एम प्लस एम बाई एल, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/l प्लस आर माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनली आपको ऐसा मिलेगा 1/r माइनस l प्लस आर। तो आप इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, तो l प्लस आर उधर जाएगा, वहाँ से आर कैंसिल होकर l कैंसिल होगा और r इंटू एल प्लस आर हो जाएगा। इसको आगे एक स्टेप में और लिखते तो ऐसे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन लिख देता हूँ जी एम एम एल इंटू एल प्लस आर और l प्लस आर माइनस आर, तो r कैंसिल हुआ तो l से l वहाँ से उड़ गया। तो फाइनल आंसर बच्चों ये आएगा कंटिन्यूअस मास के लिए। तो ये बात आप लोग को समझ में आया होगा, तो अगर आया तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, तो ऐसा तो नहीं है कि दिल मांगे मोर, एक और चाहिए इसी तरह का कि अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट ना देकर कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट दे दें। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं तो पॉज करके आराम से लिख लीजिए। देखिए अब आ जाइए, एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं इसी में। जैसे कि ये ऐसा है, अच्छा इस पे कितना होगा, अगर मान लीजिए रिंग का मास m है और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट m है, तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा। तो इस पे नेट फोर्स क्या होगा कि अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो चारों तरफ से अट्रैक्शन झेल रहा होगा ना ऐसे, तो इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि F F F F F F चाहे जितने मर्जी ब्रेक कर लीजिए, और एक छोटा सा पार्ट उसका अगर dm है तो मतलब पूरा मास m है, तो छोटा पॉइंट मास m इंटू डी एम इस डायरेक्शन में, तो ठीक इसके अपोजिट एक इधर लग रहा होगा। एक ऐसा है तो ठीक इसके अपोजिट ये लग रहा है, ऐसा है तो ठीक इसके अपोजिट ऐसा लग रहा होगा। तो सब मिलकर क्या कर देंगे, एफ नेट उस अगर सेंटर पर है तो 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं ऐसा नहीं देता हूँ, सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल कर देता हूँ, तब देखिए क्या होगा। अगर अनसिमेट्रिकल अगर हो जाए, मतलब वहीं पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऐसा कि रिंग का एक क्वार्टर लेते हैं, ऐसा नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए इसको। सबसे बड़ी अच्छी बात यही होता है ना कि लिख देने के बाद तो आपको मानना ही पड़ता है, ये ऐसा 1/4 है, 1/4, और ये सिमेट्रिकल है बच्चों, उससे घबराइएगा नहीं, वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है। तो इस तरह का ऐसा रिंग है, इस तरह का है, और इसका मास m है बच्चों, और रेडियस इस पे r आपको जैसा दिख ही रहा है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर पॉइंट मास m रख दिया और उसका खुद का भी मास m है, तो आपको बताना है कि ये कितने से अट्रैक्ट हो रहा होगा। ये वाला पीस जो मास है इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा ना,
तो क्या कि ऐसा कहाँ पर बनता है? चांद वांद भी तो आधा कभी कभी आता है, तो उस टाइप में इस क्रेसेंट शेप में अगर रहता है या थोड़ा जब रहता है तो उस समय सोच रहे हैं कि क्या लग रहा होगा। सो दैट इज़ वाई। तो यहाँ पर m का अगर 1/4 है और रेडियस आपका r है और मास m है, तो हमें बताना है कि बताइए कि नेट फोर्स क्या लगा होगा। तो कंटिन्यूअस मास है ऐसे तो फिर हम ऐसा देखें कि अच्छा ठीक है, ये छोटा सा पीस ले लेते हैं इसके चलते, तो इसमें dm लग रहा होगा और उसको देखेंगे तो ये वाला थीटा बना रहा होगा, तो ये d थीटा बन रहा होगा। ये छोटा सा आर्क अगर उस पर देखेंगे तो यही हो रहा होगा। तो उसके चलते अगर फोर्स देखेंगे तो dF इक्वल टू कितना हो जाएगा? Gm इंटू DM ओवर R स्क्वायर, यही होगा ना। अब ये बात है कि DM को कैसे निकाला जाए, तो क्या कि वो तो बहुत आसान काम है, DM मास निकालना। DM इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? m अपॉन लेंथ, लेंथ है कितना होगा? 2πr का 4 बटे मतलब 1/4 हिस्सा। अगर उस सर्कल होता तो कितना डिस्टेंस होता? 2πr होता। अभी कितना है? 2πr अपॉन 4, यही ना। दूसरी भाषा में हम π/2r भी लिख सकते थे। अच्छा, अब ये लेंथ कितना है? r, मतलब कि आर्क के लिए हम क्या जानते हैं, अगर dl लेंथ अगर होगा तो r इंटू डी थीटा। तो dm पार्ट का जो उस पर आर्क बना रहा होगा dl, तो यहाँ पर r इंटू डी थीटा कर लेते हैं। तो यहाँ से r कैंसिल हो गया और ये 2 के बाद 4 वहाँ से कैंसिल होगा, तो 2/π m इंटू डी थीटा हो जाएगा क्या? dm का मास। तो df का वैल्यू देखिए, जब उसको वहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा एक ऐसा दिखाई पड़ेगा, gm इंटू 2/π m dm बाई आर स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सेटल किया जाए तो df इक्वल टू, मतलब सेटल करना मतलब उसको सिंप्लीफाइड अगर करें तो कितना हो जाएगा? gm स्क्वायर आर स्क्वायर 2π। ये तो आपका कांस्टेंट होगा। अच्छा, dm की जगह पे फिर से dm में लिख दिया, वो तो डी थीटा होगा ना बच्चों, इंटू डी थीटा होगा। तो यहाँ पर डी थीटा ऐसा 2gm स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू डी थीटा ऐसा। ठीक है, तो क्या कि बस इंटीग्रेट कर दो फटाफट। नहीं, उसमें क्या है कि अभी इसके भी 2 कंपोनेंट है ना। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस df के 2 कंपोनेंट हैं। एक तो इसमें जो थीटा बना रहा था, तो df अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा लग भी रहा होगा, यही लग रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट कितना होगा? df कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? df साइन थीटा। तो दोनों अलग अलग हमें करना पड़ेगा। तो इसका जो fx मतलब dfx अगर होगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यानी कि हमें df कॉस थीटा का इंटीग्रेशन देखना होगा। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा बच्चों? थीटा का वैल्यू 0 to 90 बिकॉज ऑफ द 1/4 है, तो 0 to π/2 ऐसा कर सकते हैं। तो df में सब तो कांस्टेंट है, 2gm स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, तो डी थीटा। तो इसको आप ऐसे बाहर लिख लीजिए, 2gm स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, 0 से π/2। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन π/2 माइनस साइन 0 इज साइन π/2 इज 1, साइन 0 इज 0। So after you will getting this thing is their fx 2gm स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू 1 ही रहेगा। तो ये मिला। सिमिलरली हम fy के लिए भी कर सकते हैं। अगर dfy करेंगे तो अगेन 0 to π/2 df साइन थीटा होगा। इंटीग्रेशन ऑफ f साइन थीटा 0 to π/2। तो इसमें बच्चों 2gm स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा डी थीटा ऐसा मिलेगा 0 से π/2। तो इसको जब आप करेंगे तो 2gm स्क्वायर बाई
पाई आर स्क्वायर, उसको जब आप देखेंगे तो साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, सो माइनस कॉस थीटा तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो का तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा होगा, और आप जीरो से पाई बाई टू कर रहे हैं तो ये तो जीरो हो गया पाई बाई टू पर, और माइनस ऑफ माइनस प्लस वन आ जाएगा, तो यहाँ से भी इसका वैल्यू आपका 2gm² पाई आर स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर एफ वाई का वैल्यू आ गया। अब आपसे जो पूछा गया था कि ठीक है बताइए कि एफ नेट कितना होगा, तो एफ नेट का जो वैल्यू होगा कुछ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ऐसा। तो दोनों मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही है, देखिए 2gm² अपॉन पाई आर स्क्वायर, 2gm² अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो इसमें उन दोनों को एफ एफ ऐसा बोल सकते हैं, एफ स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा f√2, तो उसमें कितना हो गया 2gm² पाई आर स्क्वायर इंटू √2, तो थोड़ा सा बस लिख देते हैं 2√2 gm² अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये ऐसा बनेगा क्या। तो ये बात समझ में आया कि अगर कंटिन्यूस बॉडी का अगर तड़का देना हो तो इस तरह का इंटीग्रेशन का हेल्प कैसे ले सकते हैं, जो यहाँ पर बताया था। तो इसको चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो पॉज करके लिख लीजिए इसको, ठीक है। अब इसके बाद इसको देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, उसके वाई कंपोनेंट के बारे में और एफ नेट उसका जो आया था, ठीक है। अब आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें पेंडुलम वगैरह का एंट्री कराते हैं। करेक्ट, 2 बॉल ऑफ मास m each has the hang side by side the 2 long threads of equal length. If the distance between the upper ends is r, so that the distance r dash between the center of the ball is given by is that much. देखिए हो क्या रहा है कि इस तरह से है और ऐसा है, एक छोटा बन गया क्या, ऑलमोस्ट सेम है दोनों इस तरह का, एक मास m है, दोनों का सेम मास है बच्चों, 2 balls ऑफ द मास m each, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस इन्होंने क्या बता रखा है कि स्मॉल r है। तो अब ग्रेविटी अपना काम करेगा, क्या कि इतना तो दिखेगा नहीं, लेकिन फिजिक्स तो यही भी दिखाएगा ना, कुछ ऐसे ये पास पास आए, ठीक। तो पास पास आए तो उसमें उस समय का डिस्टेंस जो उनको बताया कि इज सो दैट द डिस्टेंस आर बिटवीन द सेंटर ऑफ द बॉल इज गिवन बाय दिस, ये आर हुआ, आर डैश हुआ। अब डिस्टेंस जो उनके बीच का है, तो अच्छा, तो अब उसमें पहले टोटल आर था, ये आर डैश हुआ, तो अब ये दोनों मिला के डिस्टेंस कितना हो गया आर माइनस आर डैश, और दोनों इक्वली हुए होंगे, इक्वली अट्रैक्ट हुए होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, आर माइनस आर डैश बाई 2 और आर माइनस आर डैश बाई 2, यही, क्योंकि आर डैश से पास आया तो आर माइनस आर डैश होगा। अब देखते हैं कि अगर वो ऐसा इस तरह का डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, मतलब कुछ स्लाइटेड, मतलब कुछ टिल्टेड होगा यहाँ से, और वो क्लोज होंगे नॉर्मल से, और एंगल इनका यहाँ से देखें तो थीटा थीटा ऐसा होगा। तो उस पर देखा जाए कि और क्या काम कर रहा होगा, स्ट्रिंग के चलते हैं तो वहाँ पर तो टेंशन टी लग ही रहा होगा, और ये mg लग रहा होगा ऐसा। तो अभी क्या हो रहा होगा कि इसको कौन रोक के रखा हुआ है उसके पास जाने से या कुछ करने से। तो टेंशन का अगर दो कंपोनेंट देखें, क्योंकि हम लोग लॉज ऑफ मोशन में तो पढ़ ही लिए थे ना कि भाई जो भी जितना भी फोर्स होगा एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, अगर उसमें इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स एक दूसरे को, या नेट फोर्स उसका जीरो होगा। तो टी का जो कंपोनेंट होगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे टेंशन के, ऐसा थीटा अगर ये भी है, थीटा यहाँ से मान रखे हैं तो ये होगा आपका टी साइन थीटा, और दूसरा होगा टी कॉस थीटा, अगर टी को ऐसा ब्रेक किए तो दो बातें यहाँ से क्या निकल कर आएगा कि टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, टी कॉस थीटा
इक्वल टू एम जी, और दूसरा टी साइन थीटा इक्वल टू जी एम स्क्वायर ओवर आर डैश स्क्वायर, ऐसा होगा क्या? हाँ, आर ही डिस्टेंस है। ये बताइए बच्चों, ये दोनों बातें होगा कि टी कॉस थीटा इज बैलेंस बाय द एम जी एंड टी साइन थीटा इज बैलेंस बाय द योर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉल्स इज जी एम स्क्वायर ओवर आर डैश स्क्वायर. So after that if you divide it then यहाँ से कि tan थीटा, मतलब इसको सेकेंड कर लीजिए और इसको फर्स्ट कर लीजिए, तो सेकेंड बाई फर्स्ट करेंगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा जी एम स्क्वायर ओवर आर डैश स्क्वायर इंटू एम जी, एम से ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसा है ना. ठीक है, तो अब tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो थीटा ए है तो सामने का ये डिस्टेंस तो हमारा यहाँ से बोल सकते हैं tan थीटा इक्वल टू आर माइनस आर डैश अपॉन 2l. उनका लेंथ l दे रखा था, तभी वो l रिफ्लेक्ट कर रहा है उधर आंसर में, तो यहाँ पर हम रख लें इसका वैल्यू tan थीटा के जगह पर, तो r माइनस आर डैश अपॉन 2l इक्वल टू योर दैट थिंग जी एम स्क्वायर आर डैश स्क्वायर, ऐसा. तो और उसके साथ साथ जी भी स्क्वायर भी है, जी भी है, तो इसको भेज दीजिए इधर, तो एग्जैक्टली वही आ जाएगा क्या, जी आर डैश स्क्वायर आर माइनस आर डैश इक्वल टू 2GML, ऐसा. यही प्रूफ करना था, तो ला दिया, तो समझ में आया. तो जस्ट एप्लीकेशन, मतलब कि एक सिंपल पेंडुलम के साथ भी इसमें क्या हो रहा होगा, तो हमने उसको यहाँ से ऐसा दिखा दिया. तो ये बात आपको समझ में आया होगा बच्चों, समझ में आया तो इसको लिख लीजिए. ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं. जैसे इसमें क्या कर रहा है कि क्वेश्चन है बच्चों कि एक रिंग है, एक ऐसा रिंग है, और इसमें मास है, दो मास m और m, तो अपने म्यूचुअल अट्रैक्शन के चलते ऐसा गोल गोल घूम रहे हैं. म्यूचुअल अट्रैक्शन मतलब कि एक इसको ऐसा चेज कर रहा होगा तो उधर जा रहा होगा, एक इधर जा रहा होगा, तो अभी ग्रेविटी का म्यूचुअल अट्रैक्शन लग रहा है, तो इसके चलते वो रोटेट कर रहे होंगे या इसमें घूम रहे होंगे, या आप ऐसा भी फ्रेम कर सकते हैं इसको कि अगर बीड है और फ्रिक्शनलेस है एक आपका रिंग, और अपने ग्रेविटी के चलते थोड़ा ही फोर्स लगेगा तो मूव करेगा, कोई भी तो कंपोनेंट होगा, तो उसके चलते रोटेशन मोशन में ऐसे फॉलो कर रहे हैं. तो हम मान लेते हैं कि इस तरह का होगा, या मतलब सर्कुलर मोशन में, नॉट रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन में ऐसे घूम रहे हैं. तो इसमें पूछ रहा है कि इसका वेलोसिटी क्या होगा. अगर इसका रेडियस मान लीजिए कुछ r है तो ऐसा जा रहा होगा. तो सबसे पहले हम इसको अगर इनकाउंटर करें कि अगर इसी को अगर समझ लें कि इसे फोर्स कौन क्या लग रहा होगा, तो ग्रेविटी वाला लग रहा होगा Fg, अट्रैक्शन उसके चलते, और उसके चलते उसको बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बैलेंस कर रहा होगा, तो mv स्क्वायर बाई आर, सिंस इसी रेडियस सर्कल में घूम रहा है तो ऐसा लगेगा. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ना कि Fg इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, ऐसा. ठीक, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ग्रेविटी कितना लग रहा होगा, जी एम स्क्वायर ओवर दोनों के बीच का डिस्टेंस 2r का स्क्वायर, तो mv स्क्वायर ओवर आर, आर कैपिटल आर, ऐसा. तो उसमें अगर आप m से m वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, एक फाइनली क्या होगा कि जी m और ये 4 हो जाएगा, आर स्क्वायर में से एक आर इसका कैंसिल हो जाएगा, तो 4r का अंडर रूट हमारा v आ जाएगा. तो ये वेलोसिटी होगा बच्चों जी एम अपॉन 4r. तो अगर दो ऑब्जेक्ट थे और वो रिंग में घूम रहे थे, म्यूचुअल अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, देन व्हाट विल बी देयर वेलोसिटी, सो देयर वेलोसिटी विल बी जी एम अपॉन 4r.
ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से पूछें। कैसे? किस तरह से कि ऐसा कर दे और यहाँ पर 2 के बजाय 4 मास अगर ले लें, तब वो पूछ रहा है कि बताइए कि नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, या नेट फोर्स कितना लग रहा होगा तो हमें निकालना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो आपको थोड़ा मौका देता हूं करने का। इसका रेडियस ऐसा r ले लीजिए, तो अपने डायमीटर पर होंगे, इसी तरह का तभी होगा। ठीक है, तो इसको ट्राई करिए जरा कि फाइंड, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ ईच मास। देखिए इसमें करना क्या है कि अगर इस ऑब्जेक्ट इसको देखें जो यहाँ पर है, तो इस पे फोर्स तो कुछ ऐसा लग रहा होगा। F1 का लेते हैं पहले वाले के लिए, और यहाँ से 2 फोर्स ये भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे ना, से F2 और F3। तो वैसा ही बन गया अभी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला बताया था। तो ये R है, ये डिस्टेंस भी R है, तो कितना हो जाएगा R√2, और ये हो जाएगा आपका R√2। तो ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो आपका F3 है और F2 है वो आपस में इक्वल होंगे, और मैग्नीट्यूड वाइज कितना होगा gm²। सबका मास m अगर है, क्वेश्चन में मेंशन है, नहीं है तो यहाँ पर हम आपको 2 सेकेंड के अंदर मेंशन कर देते हैं। तो gm², और यहाँ से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा R√2 का स्क्वायर। तो इन दोनों का वैल्यू का मैग्नीट्यूड gm² ओवर r², 2r², ऐसा हो जाएगा। F1 की अगर बात है जहाँ तक, तो उसमें देखिए gm² अपॉन 2r का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा gm² अपॉन 4r², ऐसा। और उसमें देखेंगे कि F1 और F2 कितने पर होगा। ये डायमीटर पे बना हुआ एंगल है, वैसे ही 45 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और डायमीटर पे बना हुआ एंगल है तो 90 डिग्री होगा ये दोनों के बीच का। तो F नेट अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से F2² प्लस F3², ऐसा, प्लस इसके साथ, मतलब इन दोनों का F2 और F3 का तो होगा जो भी रिजल्टेंट, और F1 के लाइन में ही होगा, प्लस F1। तो उन दोनों का अगर देखेंगे तो F2 और F3 वो दोनों सेम अगर फोर्स है, अगर F2 = F3 है ही है, तो F2√2 आ जाएगा, क्योंकि F2 की जगह पर F2 है और F3 की जगह पर F2 लिखेंगे, तो F2² प्लस F2² दिस थिंग बिकम F√2, ऐसा, प्लस F1। F2 के यहाँ पर वैल्यू कितना आ गया gm² ओवर 2r², इंटू √2 प्लस F1 gm² ओवर 4r²। तो यहाँ से अगर आप कॉमन लेंगे तो कितना मिल जाएगा, चलिए स्पेस कम है फिर वो गड़बड़ी होगा, तो नेक्स्ट पेज पे चलाते हैं। तो F = gm² और वहाँ पर r² कितना था 2r², अच्छा 1/√2, यहाँ से √2 है और 2 है, तो कितना हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/4। तो √2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 4√2, अरे नहीं रे, √2 और 4 का लेंगे तो कितना होगा 4 ही होगा ना, ऐसा मतलब हो जाता है कि 4√2, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, 4 ही ले लेते हैं, और √2 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2√2 और 4 का 1, तो ये आपका फोर्स का वैल्यू आया। तो ये बात समझ में आया बच्चों आपको। म्यूचुअल अट्रैक्शन से अगर हो रहा था, कॉन्सेप्ट तो इधर है क्वेश्चन के लिए कि म्यूचुअल अट्रैक्शन से अगर हो रहा था, 4 ऑब्जेक्ट अगर घूम रहे होंगे तो उनका वेलोसिटी क्या होगा। तो उनका वेलोसिटी इस फॉर्म में हम पहले देखेंगे कि इस पर फोर्स कितना लग रहा था। तो ये तो नेट फोर्स आया, अभी हमें क्या निकालना था, फाइंड द वेलोसिटी। ओके, तभी ठीक है, अच्छे दूसरे स्लाइड में गए थे। तो नेट फोर्स इतना लगा,
और वो म्यूचुअली मतलब एक अगर होंगे तो एक दूसरे पर 90 डिग्री पर ऐसा होगा। अब देख लीजिए कि अब ये गोल घूम रहा होगा, या कैसा भी मोशन मान लीजिए कि ऐसा जा रहा होगा तो ये ऐसा आ रहा होगा, और ये ऐसा आ रहा होगा, और ये ऐसा जा रहा होगा। तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लगेगा, एम वी, और वी वेलोसिटी उस समय क्या होगा, तो एम वी स्क्वायर बाई आर यही होगा। तो यहाँ पर हम इसको रखें एफ नेट के जगह पे, तो जी एम स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर 2√2 प्लस 1/4 इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो एम से एम कैंसिल हो गया होगा और आर से आर कैंसिल हो गया, तो वी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, जी एम 2√2 प्लस 1/4 का आर का रूट, ऐसा। तो वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं अपना, इसको यहाँ से ऐसा लिख लीजिए कि फोर्स कैसे निकला। बाकी तो किस में घूम रहा है, आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो उसका वैल्यू होगा ही होगा। ठीक है बच्चों, इसको लिख लिया होगा। अब इसके बाद इसको लिख लीजिए, मतलब एम इंटू वी स्क्वायर बाई आर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक इस तरह का क्वेश्चन भी होता है, जैसे मान लीजिए कि एक मास एम है ऐसा, तो इसको कर रहा है कि स्प्लिट कर रहा है दो पार्ट में, m माइनस एम और m ऐसा, दो पार्ट में स्प्लिट हुआ। स्प्लिट इन टू पार्ट। तो अभी पूछा जा रहा है हमसे कि बताइए कि अगर दो पार्ट में स्प्लिट कर रहा है तो उसमें फोर्स मैक्सिमम लग रहा है, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, m अपॉन कैपिटल M का रेशियो क्या होगा, इन ऑर्डर टू मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। आफ्टर द स्प्लिट के बाद। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर एक m पर है और दूसरा m माइनस एम पर है, और उनके बीच का डिस्टेंस कुछ d ऐसा या r ले लेते हैं, तो फोर्स क्या लगेगा बच्चों, F इक्वल टू जी m इंटू एम माइनस एम ओवर आर स्क्वायर, ऐसा कि जो नॉर्मल होता है पॉइंट मास से स्प्लिट किया तो इस तरह से लगेगा। तो F अपॉन जी बाई आर स्क्वायर, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू एम माइनस एम स्क्वायर, ऐसा। तो फोर्स को मैक्सिमम होना है तो वो एक फिक्स डिस्टेंस में क्वेश्चन में मेंशन है, तो हम ये भी, आप तो ये भी कह सकते हैं कि सर डिस्टेंस का कम ज़्यादा हो, मतलब वो फिक्स डिस्टेंस में ही रख रहा है। मान लीजिए कि एक को एक में रख रहा है और दूसरे को मतलब कि वाट एवर, जैसे कि कहने का मतलब मान लीजिए m है तो ऐसा रख रहा है कि 0.1 है तो 0.9 m है, इस तरह का। तब एक क्या फोर्स लगेगा, एक में 0.2 m है, एक में 0.88 m है, m है कैपिटल M, तो दोनों का सम उतना ही 1 के ही इक्वल है ना। तो ऐसा बारी बारी से बहुत बार कर रहा होगा, तो उस समय बताना है कि कितना उसका रेशियो होगा। तो एक मास किस में स्प्लिट करता है वही डिटरमाइन करेगा। हम r का वैल्यू ज़्यादा या कम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ से df बाई, अगर इसमें कौन वेरिएबल है, स्मॉल m वेरिएबल है ना, कैपिटल M तो हमें गिवन ही है कि स्प्लिट कर रहा है टू पार्ट में और उसको रख रहा है एक फिक्स डिस्टेंस r पर। तो एक को m में ब्रेक कर रहे हैं, दूसरा f माइनस एम में, सो उसमें मैक्सिमम फोर्स लगे, तो मैक्सिमम फोर्स लगे तो क्या होगा, df बाई डी एम, मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट से हम इसको बता सकते हैं। तो df बाई डी एम इक्वल टू जी ओवर आर स्क्वायर, ये तो ऐसा ही रह गया, और m इंटू एम, तो m कैपिटल M का कांस्टेंट है, m स्मॉल m का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और स्मॉल m स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बिकम -2m, तो इक्वल टू 0। तो अब वहाँ से देखिए कि m माइनस 2m का वैल्यू 0 है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि m इक्वल टू 2m,
तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों का रेशियो चाहिए था m बाई कैपिटल M, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 ऐसा। तो यहाँ से इसको ऐसा बोला जा सकता है। तो ये बात समझ में आया होगा बच्चों कि दो ऑब्जेक्ट को अगर हम स्प्लिट कर रहे हैं और एक m में है दूसरा m-m में है, तो मैक्सिमम फोर्स लगे एंड फिक्स डिस्टेंस पर अगर रख रहे होंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस लगे। तो इसको इसके कहने का मतलब क्या है कि इसमें आप m इक्वल टू, आप दूसरी भाषा में ऐसा भी कह सकते हैं कि 50-50 में तोड़ो, मतलब आधा आधा में तोड़ेंगे तब भी आएगा। चाहो तो मैं यहाँ से भी दिखा सकता हूँ, जैसे पहले अच्छा इसको लिख लो, फिर उसको दूसरा नॉन इंटीग्रेस या नॉन डिफरेंशियल मेथड वो भी बता देते हैं। तो उनके लिए होता है जो बायो साइड से है या नीट वगैरह के लिए है बच्चे, उनको बताने के लिए होता है। आपको तो मैथ साइड से हैं तो आपको डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा, तो डिफरेंशिएशन आता है तो आप यहाँ से फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप पॉज कर लीजिएगा और पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। देखिए मैं क्या बोल रहा था कि इसमें जैसे कि अगर अभी जो एक फिक्स डिस्टेंस लिया r और यहाँ पर इसमें m था और इसमें m-m था और यहाँ पर r, तो सपोज 0.m होगा और यहाँ से 0.9m होगा। तो बाकी पैरामीटर तो सेम है, तो इसका प्रोडक्ट, इसका मास m1 इंटू m2 कितना ही हो रहा होगा, तो 0.09। ऐसा क्या लिख रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा है, F इक्वल टू जी m इंटू m-m ओवर r स्क्वायर। तो सबके लिए फिक्स होगा ना g/r²। अगर ये पॉइंट m है 0.9m है तो उन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 0.09। ऐसे आप 0.2 और 0.8 कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा। तो ऐसे हम ब्रेक कर देता हूँ 0.3 और 0.7, फिर 0.4, 0.6, 0.5, 0.5, ऐसा इसको अगर स्प्लिट करेंगे तो ये आएगा। तो 0.2 इंटू 0.8 अगर करेंगे तो 0.16, इसको करेंगे 0.3 इंटू 0.7 तो 0.21, 0.4, 0.6, 0.24, 0.5 इंटू 0.5 अगर करेंगे तो 0.25। तो देखिए मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, आधा आधा में जब ब्रेक कर रहे तभी आ रहा है ना। तो यानी कि स्मॉल m का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5m इसके हिसाब से। तो यहाँ से भी कह सकते थे m/m इक्वल टू 0.5, तो m बाई कैपिटल M इक्वल टू 1/2। तो एक किस तरह से भी कर सकते हैं नॉन डिफरेंशिएशन तरीके से, तो उसको लगाने के लिए। और ऐसा कुछ नहीं कि आपको है, ऐसा भी होता है, बस दिमाग एक चलाने के लिए, एक स्टेप आगे का दिमाग चलाने के लिए कि ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आसान है, इसको भी तो विजुलाइज करने के लिए आपको दिमाग खर्च करना ही पड़ रहा है ना। तो हम ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हैं। तो इसको लिख लीजिए बच्चों, हट जाता हूँ स्क्रीन से। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है कि इन डबल स्टार, टू स्टार्स ऑन वन ऑफ मास m एंड अदर ऑफ मास 2m इस डिस्टेंस d अपार्ट रोटेट अबाउट देयर द कॉमन सेंटर ऑफ मास। दो स्टार है m और m2m का और कॉमन सेंटर ऑफ मास से वो घूम रहे हैं और रोटेट कर रहे हैं, रोटेट अबाउट देयर द कॉमन सेंटर ऑफ मास। डिड्यूस द एन एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। सेंटर ऑफ मास का एंट्री यहाँ पर है, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। एक चक्कर काट रहे हैं तो कितना उनका टाइम पीरियड है, सो दैट द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज द सेम एज द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज। तो इसमें भी फाइनली उसको एंगुलर मोमेंटम को और काइनेटिक एनर्जी को पकड़ कर लेकर आया और सेंटर ऑफ मास को भी तो है ही है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो m अगर है और एक दूसरा 2m है, ऐसा है, तो इन दोनों के बीच का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है, उनके बीच का डिस्टेंस d है। तो ये तो आपके बाएं हाथ का आप खेल होगा उसको करने के लिए, यहीं पे ओरिजिन सिस्टम मान लें। तो सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m इंटू 0 प्लस 2m इंटू डी, और इन दोनों का मास का सम m प्लस 2m। यही सिखाया गया था ना सेंटर ऑफ मास के लिए। सो बच्चों योर x सेंटर ऑफ मास विल कम आउट 0, दिस थिंग इज 2m d upon m plus 2m. m plus 2m become 3m. So mm will be cancel out and this thing become 2d by 3. So center of mass somewhere here is 2d by 3 from the origin.
So you can also easily understood that कि heavier mass having the center of mass is towards the more closer to the heavier mass. So yes, so somewhere here is your 2d by 3 and this distance is d by 3, right? अब क्या हो रहा है कि अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट से ऐसा ही गोल गोल घूम रहे हैं ऐसे इसमें, तो हमको बताना है कि डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन तो कहीं से भी निकाल लीजिए कि अगर जब घूम रहे होंगे तो उसमें क्या हो रहा होगा। अच्छा, दोनों के बीच में ग्रेविटी तो एक्ट कर रहा होगा, वो क्या होगा बच्चों, एफ जी, और इक्वल टू वो निगेट कर रहा होगा ग्रेविटी को या बैलेंस कर रहा होगा ड्यू टू देयर सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन दैट केस। तो यहाँ से अगर ग्रेविटी के लिए एक्सप्रेशन लिखे तो जी एम इंटू 2m ओवर डी स्क्वायर, ऐसा ग्रेविटेशन के चलते ही फोर्स लगेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लगेगा, अगर मान लो कि m के तरफ से ही लिख देते हैं तो m ओमेगा स्क्वायर, और कितना रेडियस में वो घूम रहा होगा, इसके लिए तो 2d बाई 3 ही होगा ना, इसके लिए अलग से जा रहा होगा अपने रेडियस में और वो अलग से घूम रहा होगा, तो उसका डिस्टेंस कितना है 2d बाई 3, ऐसा ये यहाँ से आप कह सकते हैं। ठीक है, तो मास m से m कैंसिल हुआ और इसमें हम क्या कह सकते हैं कि 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो ये 3gmd3, ऐसा ए डी स्क्वायर, डी से इधर आया तो ये ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हुआ, तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कुछ ऐसा, ओमेगा इक्वल टू 3gm by dq। Once you know the omega, after that you will easily calculate there the time period. Time period is equal to 2 pi by omega. So 2 pi, so omega would be is dq upon 3gm. dq upon 3gm, ऐसा। तो आपका टाइम पीरियड का जो एक्सप्रेशन था वो आ गया बच्चों। तो इसको चाहे तो आप लोग फटाफट लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड का वैल्यू कितने बार में रिवॉल्यूशन कर रहा होगा, यही मतलब हुआ ना, तो उसका एक्सप्रेशन आ गया। ठीक, तो सेंटर ऑफ मास अपना पुराना कहानी, वहाँ पर ओरिजिन किसी एक सिस्टम पे लेकर आ जाइए और वहाँ से कर दीजिए। यहाँ पर जो सीखा ग्रेविटी प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को कर रहा था बैलेंस, तो आपको स्टार्ट भी आज वहीं से कराया था कि ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए कैसे करेंगे, तो ये चीज़ हमने वहाँ से देखा और टाइम पीरियड के लिए निकाल दिया। अब उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि सो दैट द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास, क्या कि वाह, अभी तो इसको हमने समझा ही था कि सेंटर उसका क्या होगा। तो देखिए इसमें ऐसा कर लेते हैं कि हमें वेलोसिटी तो चाहिए होगा ना कि दोनों का एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि फ्रेशली एक बार इन दोनों का, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो हमें पता है यहाँ पे 2m और यहाँ पर m, ये आपका था 2d बाई 3 और ये था d बाई 3। तो अगर हमें वेलोसिटी अगर मान लीजिए कि घूम रहा होगा इसका v1 से और ये अपना इधर जा रहे होंगे v2 से, इस तरह का, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि g m इंटू 2m इंटू उन दोनों के बीच का डिस्टेंस इस डी स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लग रहा होगा m v1 स्क्वायर ओवर 2d बाई 3, क्योंकि इस रेडियस में घूम रहा होगा। तो m से m कैंसिल हो गए और यहाँ से d से d कैंसिल हो गए, और ये कितना हो गए, कुछ 4, ये 4m, एक d बचा है और नीचे 3 बचा है। चलो जी इस बार इधर ही लिख देते हैं, अंडर रूट, ये v1 आ गया होगा बच्चों, इसके लिए ये सामने से इसका सेंट्रीपिटल फोर्स और m v1 स्क्वायर, इसका m मास है और v1 वेलोसिटी है, और किस रेडियस में घूम रहा है 2d बाई 3। तो ये तो हमारा v1 आ गया। दूसरा, अगर g m इंटू 2m, तो
फोर्स तो खैर उतना ही लगेगा जो इसमें लग रहा था, डी स्क्वायर इक्वल टू, इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लग रहा होगा, तो उसका मास कितना है 2m, और इसको कह देते हैं v2 स्क्वायर अपॉन, और इसका डिस्टेंस d/3, यही ना, mv स्क्वायर बाई r। तो यहाँ से भी फिर से वही कहानी होगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से एक m से m कैंसिल, 2m ही कैंसिल हो गया पूरा, और 1/3 इधर आया। तो यहाँ पर आप देखेंगे gm/3d का अंडर रूट इक्वल टू योर v2, ये वाला। तो आप इसमें कंपेयर करिए, ये 4mg/3 है, और यहाँ से 4mg/3 है, तो इसको 4 को आप बाहर अगर ले लें तो 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा mg/3d, d कहाँ रह गया था, हाँ mg/3d, और यहाँ पर mg/3d। तो हम एक कह सकते हैं कि v1 को अगर लेट कर लीजिए 2v, ऐसा लेट कर लेते हैं मतलब उसको, तो v2 हमारा कितना आ जाएगा v, इसको लेट कर ले रहे हैं। ये बात समझ में आया कि v1 का जो मतलब वो रूट को उससे बचना चाह रहे हैं कि रूट का जो वैल्यू लिखने में बार बार दिक्कत होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट mg/3d है से v1, और v2 का वैल्यू कितना है gm/3d है, तो उसको कर लिया v, बिकॉज उसका 2 का मल्टीप्लाई है। तो अब देखिए वो स्मूथली हो जाएगा। तो उन दोनों का अगर हमें रेशियो पूछा गया है एंगुलर मोमेंटम का, तो एंगुलर मोमेंटम L1 अपॉन L2, तो पहले वाले के लिए कितना होगा m इंटू v1, और किस रेडियस में घूम रहा था, छोटा वाला 2d/3 में, और बड़े वाले के लिए बात करें तो m या 2m इसका मास है इस v2 ओवर d3, ये बात होगा, ठीक है। तो यहाँ से तो आप v1 के जगह पे बच्चों कितना था 2v, और v2 के जगह पे 2v, तो एक बार और सजा देते हैं इनको, v1 के जगह पे 2v ले लेते हैं, और यहाँ से 2d/3, यहाँ से 2m, v2 के जगह पे v, और यहाँ से d/3, तो mv पूरा कैंसिल हो गया, 2mv d/3, तो इसका रेशियो कितना आया 2। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब वो क्या बोल रहे थे क्वेश्चन में कि जो उनका एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो है वही उसका काइनेटिक एनर्जी का भी होगा, यही बोला हुआ है ना उसमें कि जो उनका एंगुलर मोमेंटम का रेशियो है वही उनके काइनेटिक एनर्जी के लिए होगा। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए देख लिया जाए, इस काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी 2 ही डायरेक्ट लिख देते हैं, तो 1/2m v1 स्क्वायर अपॉन 1/2 2m बच्चों, उसका मास 2m था इक्वल टू v2 स्क्वायर। तो v1 के जगह पे हमारा कितना है 2v, तो देखो कितना आसानी से स्मूथली हो रहा है ना, नहीं तो उसमें कैलकुलेशन के लिए परेशान रहते हैं कि वो लाके पुट कर रहे हैं, रूट कर रहे हैं, बार बार देखना पड़ता, स्लाइड करना पड़ता। तो आप भी इस तरह से कुछ लगा सकते हैं, और इसका v स्क्वायर, तो पहले मुहूर्त में तो m/2 गया है, और वहाँ से 4v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, और 2v स्क्वायर है नीचे, तो कितना बचा 4v स्क्वायर अपॉन 2v स्क्वायर, तो इसका वैल्यू आप देखेंगे तो कितना है 2। सो ये दोनों सेम है, तो जो एंगुलर मोमेंटम का रेशियो है वही काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है। तो आगे आप यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के अबाउट में देखेंगे कि बनते हुए आएगा, ठीक। तो ये बात समझ में आया, तो इसको आप नोट डाउन जाके कर सकते हैं यहाँ से। तो इसका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, मतलब जहाँ से उस क्वेश्चन में दम नहीं था, क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो पीछे वाले का ही कर रहे हैं, जो घूम रहा था जो ऑब्जेक्ट जिस पे ग्रेविटी लग रहा था उसके चलते सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो रहा था। इस क्वेश्चन को सुनहरा बनाने में इसके सेंटर ऑफ मास का अबाउट का जो बोला है उसका रोल है। तो सेंटर ऑफ मास फटाफट निकाल लिया, कॉन्सेप्ट पीछे से क्लियर था, तो सेंटर ऑफ मास हम निकाल लिए। तो फिर उसके बाद वहाँ से क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था ये 2d/3 में, छोटा वाला मास और बड़ा वाला मास d/3 पर। दोनों का हमें टाइम पीरियड तो दोनों के लिए सेम ही लगता, तो एक के लिए निकाला वो, क्योंकि चक्कर जब वो काटते हैं रोटेशनल या सर्कुलर मोशन में, तो एक ही बार में उनका टाइम पीरियड उस सिस्टम का पूरा निकल कर आएगा। तो ग्रेविटी वाले के लिए m⍵² × d सेंट्रीपिटल फोर्स का दूसरा है, तो रेडियस उसका 2/3 है, तो फटाफट ओमेगा आ गया, और ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड आ गया। तो फर्स्ट पार्ट का आ गया। फिर बाकी का एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए अभी रोटेशनल मोशन को क्लोज करके उधर से आए हैं, तो एंगुलर मोमेंटम निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इफ़ यू हैव अ मोमेंटम मल्टीप्लाई विद द रेडियस, इट विल बी गिव द एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट।
So we have a center of mass, we know the center of mass position from m and 2m. तो दोनों का रेडियस हमें पता था, उसका फटाफट किया और ये आ गया। ये दोनों इसकी बात कर रहे थे। इसमें इस वाले के लिए v1 और v2 का वैल्यू निकाला और फिर यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का एक कर लिया। तो आप एक एक करके इसको पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। पॉज कर लिए होंगे बच्चे आप लोग, नहीं किए तो आप कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ आ जाइए, आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं, ठीक। और इसके बाद फाइनली इसको लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोगों ने आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। आज हमने आपको ग्रेविटी के अंदर जो फोर्स कैसे लगते थे उसके बारे में बताया, ग्रेविटी कैसे होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, और उसके बहुत सारे प्रॉब्लम में देखें कि अगर फोर्स लग रहा होगा तो उसको कैसे निगेट करेगा, बैलेंस कैसे होगा। तो जनरली अगर ग्रेविटेशन लगता है तो उससे बचने के लिए गोल गोल घूमने लगते हैं, मीन्स रिवोल्यूशन मोशन करने लगते हैं। अपने अर्थ को देख लीजिए, तो अर्थ हमारा वही करता है, उसको सन अपने तरफ खींच रहा होगा तो उससे बचने के लिए वैसे घूम रहा है। मून को हम खींचते होंगे तो मून हमारे तरफ घूम रहा है। सो दिस इज़ द नेचुरल टाइप ऑफ द मोशन। और उसका हमने अब बहुत सारे क्वेश्चन अभी जो देखा तो उसमें उसका कैसे एप्लीकेशन करते थे। तो ग्रेविटेशन का और सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन दैट केस बिकॉज ऑफ द फ्रेम वहाँ से बदल गया तो ये हुआ। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग यहाँ से देखेंगे इसका ग्रेविटेशनल फील्ड और मास के बारे में कुछ और समझेंगे, और ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे डिसाइड होता है, या ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी प्लेनेट का या किसी भी ऑब्जेक्ट के चलते ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, तो सब उसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर को मिक्स मत करिएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।